हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफएंडर एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये 75th लेक्चर होगा, जिसमें हम पोस्ट गुप्ता पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि 6th सेंचुरी के मिडल में अराउंड 550 के आसपास जो है गुप्ता जो है वीक हो जाते हैं और इनका डिसइंटीग्रेशन वगैरह हो जाता है और लेटर गुप्ता वगैरह जो थे वो सीन में आ जाता है। उसी टाइम पीरियड में आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो है काफ़ी पॉलिटिकल केओस वगैरह मच जाता है। तो ये जो पोस्ट गुप्ता जो पीरियड था, इसमें पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का पीरियड इसको कहा जाता है। और फिर 7th सेंचुरी में आपको यहाँ पे हर्षवर्धन वगैरह का रूल देखने को मिलता है। लेकिन जो 6th सेंचुरी जो होती है ये कम्प्लीटली जो 6th सेंचुरी है एक तरीके से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन और डार्क साइड या फिर डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसको कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे मैप देखो तो ये है आपका पॉलिटिकल मैप इंडिया का 6th सेंचुरी का, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो एम्पायर्स है वो बिल्ड होते देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको वल्लभी के मैत्रकाज वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कालाचुरीस देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका था कालाचुरीस के, जो हर्षवर्धन की इसका। फिर बंगाल में गौड़ाज वगैरह देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वर्मन्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रतिहाराज गुर्जर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मौखारीज वगैरह कन्नौज में, ठीक है। और यहीं पे थानेसर वगैरह जो था यहाँ पे आपको एक तरीके से जो पुष्यबुद्धि डायनेस्टी के जो फाउंडर थे या फिर पुष्यबुद्धि डायनेस्टी का यहाँ पे इमर्ज वगैरह होता हुआ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 7th सेंचुरी या फिर 6th सेंचुरी जो थी, ठीक है ना, 6th सेंचुरी जो थी, ये थोड़ा डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री नॉर्थ इंडिया के लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली जो है हुन्स वगैरह इन्होंने अटैक वगैरह हमारे ऊपर किया है और इनको रिपेल कोई सक्सेसफुली कर नहीं पाया। लेटर गुप्ता भी इनको रिपेल नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे कालाचुरीस का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है इनको रिपेल करने में। इसी टाइम पीरियड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 606 में जब 7th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो 7th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में आपको हर्षवर्धन यहाँ पे गद्दी पे बैठता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसने नॉर्थ इंडिया को थोड़ा बहुत पॉलिटिकली यूनाइट करने की कोशिश वगैरह की है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिंध वगैरह जो रीजन था, इस रीजन में भी इसका इन्फ्लुएंस था। लेकिन इसको थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि यहाँ का जो सिंध का रूलर था वो ऐसा माना जाता है काफ़ी, मतलब इंडियन जो सोर्सेज है बाना भट्टा वगैरह का कहना है कि इसने सिंध के ऊपर भी कब्जा कर लिया था और यहाँ का रूलर जो था उसको इसने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था। लेकिन वो उसने उसकी सबऑर्डिनेशन जो है उसने एक्सेप्ट किया था हर्षवर्धन का। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इंडियन सोर्सेज का कहना है। लेकिन जो हुआन सांग वगैरह आया था तो उसका कहना है कि नहीं, जब वो आया था तो यहाँ पे सिंध रीजन जो था वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट था, उसका हर्षवर्धन से कोई लेना देना नहीं था। हर्षवर्धन ने कोशिश की थी इसके साथ, मतलब या तो डिप्लोमेटिक ट्राई करने के लिए या फिर इसको हराने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, ठीक है। और साउथ में आपको पता है कि नर्मदा रिवर पॉलिटिकल बाउंड्री बन चुकी थी चालुक्यास के बीच में और हर्षवर्धन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन को जो है चालुक्य का जो आपका जो पुलकेशिन II था वो हरा देता है और उसके बाद जो है वो साउथ में कभी जाने की कोशिश करता नहीं है, ठीक है। कौन? हर्षवर्धन। और ऐसा भी माना जाता है कि हर्षवर्धन जो है वो एक तरीके से फ्यूडल्स के थ्रू रूल कर रहा था। उसका डायरेक्ट कंट्रोल तो बहुत कम एरिया पे था, बाकी रीजन में जो था उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल था और लोगों, मतलब जो वहाँ के जो रूलर्स थे वो बस उसको ईयरली ट्रिब्यूट वगैरह पे किया करते थे। क्या है इतिहास, क्या है हर्षवर्धन, कौन था हर्षवर्धन, किस तरीके से इसने अपने बहन का, भाई का और बाबा का और जीजा का बदला वगैरह लिया था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो गौड़ाज वगैरह थे इन्होंने मिलके मतलब देवगुप्त के साथ मिलके यहाँ पे कन्नौज वगैरह के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके जो जीजा थी उसको मार दिया था, बहन को अगवा कर लिया था, भाई को भी मार दिया था। तो फिर उनका सबका बदला लेता है हर्षवर्धन 16 साल की एज में। तो किस तरीके से हर्षवर्धन का टाइम पीरियड रहता है वो सब हमें इस आपके वीडियोज में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर गुप्ता, इसमें थोड़ा बहुत कुछ रूलर्स वगैरह के बारे में हमें देखना है कि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया जो था 6th सेंचुरी में डिवाइड हो चुका था इंडिपेंडेंट स्टेट में, या फिर चीफ्स आप उसको छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो वहाँ पे आ चुके, जिसमें मैत्रकाज है वल्लभ के गुजरात के, ठीक है, मौखारी है कन्नौज के, जिसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह जो है वो हर्षवर्धन के जो पेरेंट्स थे वो कर देते। गुर्जरात जो थे राजपूताना के प्रतिहाराज वगैरह आप बोल सकते हैं उनको। बंगाल के गौड़ास थे, शशांका इसका एक फेमस रूलर है ना, भगा के मारा था हर्षवर्धन ने भी बाद में उसको। फिर लेटर गुप्ता जो है मालवा के मगधास के लेटर गुप्ता थे, जिनका वो गुप्ता जो थे उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो उनके फ्यूडल्स थे ऐसा माना जाता है। फिर पुष्यभूति जो थे थानेसर के, मतलब कि हर्षवर्धन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रूलर था इस बीच में 6th सेंचुरी में, होता है यशोधर्मन। इसका क्या रोल है क्या नहीं है ये हम आगे देखेंगे। इसने पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश किया था मालवा में खुद के लिए। तो सबसे पहले तो यशोधर्मन के बारे में देखते हैं। अभी इसके जो पूर्वज थे इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी है ही नहीं, बस 2 इंस्क्रिप्शन मिले मांडसर में, वहाँ से उसके बेसिस पे यशोधर्मन के बारे में हमारे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, जिसको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडिया कहा गया 6th सेंचुरी का। क्योंकि इसने हुनास को सक्सेसफुली रिपेल किया है। जो हुनास का इन्वेजन जो था, जिसको वकाडकाज नहीं हरा सके, जिसको लेटर वीक जो गुप्ता रूलर थे वो नहीं हरा सके, उसको यशोधर्मन ने हराने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मीरकुला। जो मीरकुला था ना हुनास का मतलब हुना रूलर जो था,
उसने इंटीरियर ऑफ इंडिया में अटैक किया था सक्सेसफुली, उसने गुप्तास को हराया था, उसने वाकाटकास को हराया था, ठीक है। लेकिन जब ये जो आपका हुनाज मतलब जो मीरकुला है, ये जब यहाँ पे आपको आता है, मतलब यहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, एक थोड़ा मैप वगैरह देख लेते हैं हम वहाँ से थोड़ा चीज़ें क्लियर होती है। तो कालाचूरीज मतलब क्या, आपका यशोधर्मन, ठीक है ना, ये इसी डायनेस्टी से था। इनके पूर्वजों के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो यशोधर्मन था, इसने यहाँ पे खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया था 530 के आसपास। अभी जब यहाँ पे हुनाज वगैरह आते हैं, ठीक है ना, हुनाज आते हैं, हुनाज जो यहाँ से प्रत्याराज को हरा देते हैं, हुनाज जो यहाँ पे गुप्ताज को हरा देते हैं, हुनाज जो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे वकाटकाज वगैरह थे उस टाइम पे, तो उनको हरा देते। अभी ये जो मैप है ना हमारा, ये तो 625 AD का है ना, 7th सेंचुरी का मैप है। लेकिन जब हुनाज वगैरह आए थे 530 के आसपास, ठीक है ना, 530 के आसपास जब हुना इन्वेजन हुआ रहा था, मतलब 6th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जब इन्वेजन हुआ था, तब वहाँ पे मैत्रकाज नहीं थे, तब वहाँ पे प्रत्याराज नहीं थे, प्रत्याराज थे लेकिन मैत्रकाज वगैरह नहीं थे, गौड़ाज नहीं थे, तब वहाँ पे गुप्ताज का रूल फिर चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे वकाटकाज वगैरह हुआ करते थे। तो वो क्या करता है, यहाँ पे गुप्ताज को हरा देता है, वकाटकाज को हरा देता है, फिर बाद में वो साउथ इंडिया में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे आपको मालवा में देखने को मिलेगी कालाचूरीज। कालाचूरीज मतलब कि यशोधर्मन, यशोधर्मन 530 में यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है और फिर बाद में वो हुनास को वाकई बुरी तरीके से हराता है, ठीक है। उसके बाद हुनास कभी वापस यहाँ पे आए नहीं है, तो इसलिए कालाचूरीज जो है यशोधर्मन जो है, जो हमें एक ही रूलर पता है कालाचूरीज का, वो उसको उस टाइम पे उसकी प्रेस्टीज वगैरह पॉलिटिकल स्टेटस वगैरह नॉर्थ इंडिया में काफी बढ़ जाता है और वो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडिया भी उसको कहा है। लेकिन बाद में क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो यशोधर्मन, इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है 543 के आसपास, और उसके बाद उसका जो किंगडम है वो लेटर गुप्ता वगैरह जो है, मालवा के जो गुप्ता होते हैं, ठीक है ना, वो कब्जा कर लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से यशोधर्मन का जो रूल है यहाँ पे खत्म हो जाता है, कालाचूरीज का रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे हुनास को सक्सेसफुली रिपेल करने में, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ यशोधर्मन जो था मीरकुला के अगेंस्ट, इसने काफी हद तक इंडिया को सेव किया ऑनस्लॉट ऑफ द हुनास के थ्रू, डिक्लाइन ऑफ गुप्तास के बाद में, ठीक है। और अभी इसका जो मतलब इसकी जो सक्सेस थी, उसने क्या किया, इसने मौखारीज वगैरह को इंस्पायर किया, इसने लेटर गुप्तास को इंस्पायर किया कि वो गुप्ता एम्पायर से बाहर निकले। जो गुप्ता रूलर्स थे वो काफी वीक थे, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो चुकी थी, तो थोड़ा बहुत इसके सक्सेस ने भी उनको वहां से बाहर निकलने के लिए, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट खुद को असेट करने के लिए हेल्प किए। और यही एक मतलब ये भी एक वन ऑफ द रीजन था डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर के लिए, कि जो यशोधर्मन था उसने गुप्तास के साथ भी युद्ध लड़े और गुप्तास को भी हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो लेटर गुप्ता मतलब मालवा के और जो नॉर्थ इंडिया के थे, वो उन्होंने मालवा में भी रूल किया है और उसकी टेरिटरी मगधास तक भी थी। तो उसकी कोई एविडेंसेस तो नहीं है कि इंपेरियल गुप्तास के सक्सेस डिसेंडेंट है, लेकिन ये इंपेरियल गुप्तास से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, या तो उनके फ्यूडल्स हो सकते हैं या फिर उनके कोई रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि लेटर गुप्तास वगैरह जो थे वो मालवा से रूल करते थे आफ्टर द डेथ ऑफ, मतलब पहले वो मगधास में थे, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ आपके जो यशोधर्मन थे वो मतलब यहाँ पे भी आ जाते हैं मालवा वगैरह में। सो रादर इट सीम्स दैट दे वर फ्यूडेटरी टू देम एंड असेटेड देयर इंडिपेंडेंस आफ्टर देयर फॉल, जो मैंने अभी आपको कहा, और उनका रूल ब्रह्मपुत्र तक भी चला जाता है मालवास के जो मतलब गुप्तास थे उनका, ठीक है। हाउएवर द डायनेस्टी एंटर्ड इनटू पॉलिटिकल राइवलरी विद द मौखारीज ऑफ कन्नौज फ्रॉम द पीरियड ऑफ कुमारगुप्ता, और उसके बाद जो यहाँ पे अल्टीमेटली उनको वहाँ पे जो आपके जो मौखारीज वगैरह जो वो हरा देते हैं, ठीक है। तो बाद में उसको मालवा वगैरह में भी खुद को मतलब सेटिस्फाई, मतलब जो महासेन गुप्ता वगैरह था इसको फिर एट लास्ट फिर मालवा में ही मतलब रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुमार गुप्ता उसको हरा देता है, ठीक है। और कुमार गुप्ता को मौखारीज जो है वो हरा देते हैं। तो देयर द अटैक्स ऑफ कालाचूरीज एंड चालुक्यास फर्दर वीकेंड देम एंड फाइनली इट्स रूलर वेर लेफ्ट एज फ्यूडेटेड चिफ्स ऑफ वर्धन रूलर्स ऑफ थाने। उसके बाद में यहाँ पे यशोधर्मन को जो है वो एक तरीके से क्या करता है, मतलब हराता है, और चालुक्यास के कंटिन्यूस अटैक के बाद जो है वो एक तरीके से बाद में थानेसर के जो आपके यहाँ पे कालाचूरीज तो तब तक नहीं थे, लेकिन चालुक्यास के कंटिन्यूस ऑनस्लॉट की वजह से यहाँ पे वो फिर थानेसर के जो वर्धन्स थे, जो आपका जो हर्षवर्धन था, उसके भी फ्यूडल्स बन जाते हैं, कौन, गुप्ताज वगैरह। और बाद में वो अपने एम्पायर में उनको क्या कर लेता है, एक तरीके से एनेक्स कर लेता है, ठीक है। तो यशोधर्मन का रोल आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। उसके बाद गुर्जर, आपको पता है कि ये जो राजपूताना जो किंगडम था बाद में जो आता है 9th-10th सेंचुरी वगैरह में, तो वो वहाँ पे एक तरीके से उनका स्टार्ट यहाँ पे आपको 6th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। अभी इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर था जोधपुर में जो रूल कर रहा था, वो था हरिश्चंद्र, वो जो कि एक ब्राह्मण वगैरह था, और उसके रूलर्स ने अराउंड 100 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया है एज ए गुर्जराज या प्रतिहाराज के तौर पर।
अभी इनका जो ओरिजिन है वो थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हुनास के मतलब एक तरीके से मिक्सचर से बने, हुनास प्लस लोकल जो लोग थे उनका मिक्स जो था, मिक्स ओरिजिन जो है गुर्जराज का है, लेकिन इसके कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस वगैरह नहीं मिले, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि गुर्जराज वगैरह जो थे वो लोकल ही थे, ठीक है, मतलब लोकल लोग ही थे, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। गौडास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे जब हम हर्षवर्धन को देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन थे। तो ये बंगाल वगैरह में रूल किया करते थे गुप्तास के डिक्लाइन के बाद, ठीक है। इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कम पता है, सिर्फ इनका एक ही रूलर है शशांका, उसके बारे में हमें पता है। इस शशांका के पहले के रूलर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और बाद के रूलर के बारे में हमें कुछ पता है नहीं। ये हमें पता है इसलिए क्योंकि शशांका जो था वो थानेसर और कन्नौज के रूलर के साथ लड़ता है यहाँ पे। थानेसर मतलब कि आपके पुष्यभूति डायनेस्टी, मतलब कि आपके जो हर्षवर्धन है उसके मतलब उसके वंशज वगैरह, और कन्नौज मतलब कि आपके मौखारीज वगैरह जो थे। अभी होता क्या है कि थोड़ा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता देता हूँ या फिर डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, हम आगे डिस्कस करने वाले इसको। तो शशांका जो थे यहाँ पे देवगुप्त जो था मालवा के, उसके साथ अलायंस करता है, और वहाँ पे राजश्री जो थी मतलब कि आपके हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी उसको कैप्चर कर लेता है, और उसका जो मतलब बड़ा भाई है राज्यवर्धन उसको भी मार देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उनकी राइवलरी स्टार्ट होती है। ये राइवलरी क्या थी क्या नहीं थी वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम हर्षवर्धन को डिस्कस करेंगे था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि गौड़ा जो थे वो बंगाल में थे, और उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था शशांक का, और उसकी जो राइवलरी थी वो थी आपके वर्धन डायनेस्टी के साथ। मौखारिज वगैरह यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। मौखारिज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मौखारिज जो थे एकदम सेंट्रल मतलब नॉर्थ इंडिया के हर्टलैंड में हुआ करते थे, कन्नौज में उनका रूल था, ठीक है। हरिवर्मन इनका एक फर्स्ट रूलर था ऐसा माना जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये फेमस कब हुए या फिर इनका रोल क्या है? तो इनका रोल यहाँ पे ये है कि जब जो थानेसर के जो रूलर थे, ठीक है ना, आपको पता है थानेसर के रूलर कौन थे? आपके प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो था ना वो अपनी बेटी की जो शादी थी राजश्री की वो कर देता है इनके रूलर ग्रहवर्मन से, ठीक है। और बाद में ग्रहवर्मन को मार दिया जाता है बाद देवगुप्त, ठीक है, जो कि वन ऑफ द लेटर गुप्ता रूलर है, मतलब जो मालवा में रूल कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि हर्षवर्धन जो थानेसर को एनेक्स कर लेता है, मतलब थानेसर जो हर्षवर्धन जो थानेसर का वो मौखारी के टेरिटरीज को भी एनेक्स कर लेता है, और मौखारी डायनेस्टी ऐसे जो है वो इंडियन हिस्ट्री से ऐसे एक तरीके से क्या हो जाती है, गायब से हो जाती है। अभी ये क्या था क्या नहीं ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये कौन था गृहवर्मन, और गृहवर्मन को क्यों मार दिया, और फिर देवगुप्त कौन है, और फिर शशांका ने किस तरीके से वो अलायंस करके फिर हर्षवर्धन के बड़े भाई को मार दिया, तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बताऊंगा कि मौखारी कन्नौज से रूल करते थे, और बाद में हर्षवर्धन ने मौखारी के ऊपर कब्जा कर लिया था। मतलब एक तरीके से उसने पूरे अपना पॉलिटिकल जो एम्पायर था वो बढ़ाने के लिए टेरिटोरीज को एनेक्स करना उसने स्टार्ट कर दिया था। मैत्रकाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौराष्ट्र में रूल कर रहे थे, ठीक है ना। इनकी कैपिटल थी वल्लभी। तो ये भी हम देखेंगे जब हम जो हर्षवर्धन को देखेंगे तब मैत्रकाज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये सौराष्ट्र में हुआ करते थे, और वल्लभी इनकी कैपिटल थी। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ लर्निंग और ट्रेड हुआ करता था। जब अरब्स आए सिंध के थर्ड क्वार्टर ऑफ 8th सेंचुरी में, तब ये किंगडम जो प्रॉबेबली ओवरथ्रो हो चुका था, लेकिन 8th सेंचुरी तक, मतलब 8th सेंचुरी तक ये रूल कर रहे थे कौन, मैत्रकाज वगैरह। अरबों ने इनको ओवरथ्रो कर लिया था। अभी हमें देखना है वर्धनास के बारे में। यहाँ से हमारा जो मेन जो आज का जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वर्धनास या फिर हर्षवर्धन, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो वर्धन है आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के बाद इन द लैटर हाफ ऑफ 6th सेंचुरी एडी फिर से इंडिया में एक पॉलिटिकल केओस वगैरह हो जाता है। वहाँ पे हुनर इन्वेजन कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन है, जो राइवल डायनेस्टी जो है वो आपस में लड़ रही है, मौखारी आपस में लड़ रहे हैं, गौड़ास आपस में लड़ रहे हैं, फिर वहाँ पे मैत्रकाज लड़ रहे हैं, मलवाज वाले लड़ रहे हैं, है ना, वहाँ पे कालाचुरीस आपस में। तो ये सब जो है एक दूसरे लड़ रहे थे। इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में ना तो यूनिटी थी ना तो पीस था, ठीक है। एक तरीके से डार्क पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आप इसको बोल सकते हो। और ऊपर से ऑनस्लॉट ऑफ हुनर जो कंटिन्यूसली इन्वेट कर रहे थे, कंटिन्यूसली लूट रहे थे इंडिया को। साउथ इंडिया में स्टेबल था, साउथ इंडिया में चालुक्यास थे, साउथ इंडिया में पल्लवास थे, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी थी। अभी यहाँ पे वर्धन एम्पायर किस तरह से स्टैब्लिश होता है। अभी ये जो कंफ्यूजन था, ये जो केओस था, ये जो कंफ्यूज था, इसके बीच में थानेसर में जो एक जगह है, थानेसर मतलब एक जगह है सरस्वती रिवर के बैंक पे पंजाब में, पंजाब की ईस्टर्न साइड में, हरियाणा वगैरह के रीजन में आएगा वो। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एक नई पावर जो है, एक नई रॉयल हाउस जो है पुष्यभूति या फिर पुष्पाभूति वगैरह भी आप बोल सकते हो, ठीक है। वो डायनेस्टी यहाँ पे आपका खुद का मतलब अथॉरिटी यहाँ पे जो है वो लिमिटेड एरिया में एक तरीके से असर्ट करने की कोशिश करती है। और इन द कोर्स ऑफ टाइम जो पुष्यभूति जो थानेसर के, तो ये काफ़ी पावरफुल किंगडम मतलब खुद का इस्टेब्लिश करते हैं बाय द
एंड ऑफ 6th सेंचुरी। और यहाँ पे किंग प्रभाकर वर्धन वगैरह जो इस डायनेस्टी का मतलब एक पावरफुल रूलर था, जिसने खुद को महाराजा धीराज वगैरह टाइटल दिया था बाय द क्लोज ऑफ 6th सेंचुरी, मतलब 595 के आसपास, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, ये खुद के पॉलिटिकल एम्बिशंस को सर्व करने के लिए ये करता है आपके जो मौखारिज वगैरह जो थे, है ना, मौखारिज से करता है। मौखारिज की जो रूलर थे ग्रीवर्मन, इससे खुद की बेटी जो थी राजश्री, उसकी शादी करवा देता है। और इससे क्या हुआ, इसका प्रभाकर का जो पॉलिटिकल स्टेटस वगैरह जो था वो काफी कंटिन्यूसली या फिर एक तरीके से बढ़ जाता है। अभी प्रभाकर वर्धन जो था पुष्यभूति डायनेस्टी का मतलब डायनेस्टी का, ये इसके दो बेटे थे, ठीक है, और एक बेटी थी राजश्री, और बेटे थे एक राज्यवर्धन और एक का हर्ष, ठीक है। राज्यवर्धन बड़ा भाई था हर्षा का, ठीक है। अभी हर्षचरित्र के अकॉर्डिंग जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हो जाती है तो देवगुप्ता नाम का एक रूलर है, अभी देखो ये फिर से आ गया, तो अभी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो होता क्या है कि हर्षचरित्र में ऐसा बोला गया है कि आपके ये जो देवगुप्ता है, जो कि मालवा के जो गुप्ता के मतलब लेटर गुप्ता के जो रूलर है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कन्नौज के ऊपर अटैक करते हो। कन्नौज मतलब क्या है, तो कन्नौज मतलब गृहवर्मन, जहाँ पे गृहवर्मन का रूल था, और जिसके साथ हर्षवर्धन की बहन जो थी राजश्री, उसकी शादी हुई थी, ठीक है ना। राजश्री कौन थी, हर्षवर्धन की सिस्टर, प्रभाकर वर्धन की बेटी, उसकी शादी हुई थी गृहवर्मन के साथ। और यहाँ पे अटैक कौन करता है, आपका देवगुप्त कन्नौज के ऊपर। और अटैक करने के बाद क्या करता है, इसको शशांक का जो रूलर था, गौड़ा का जो शशांक का था, उसका सपोर्ट था। अभी देवगुप्त जो है ना, वो गृहवर्मन को मार देता है। गृहवर्मन मतलब कौन, इनके जीजा, इसके हर्षवर्धन के, इनको मार देता है और इसकी बहन को एक तरीके से किडनैप कर लेता है। अभी ये न्यूज जब राज्यवर्धन तक पहुंचती है, ठीक है, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की डेथ हो चुकी थी, तो राज्यवर्धन तक ये जब बात पहुंचती है, तो राज्यवर्धन जो अटैक करता है देवगुप्ता के ऊपर बदला लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे शशांक रेड्डी था, तो ये धोखे से इसको मार देता है, किसको, राज्यवर्धन को, ठीक है। ये राज्यवर्धन आ रहा था, तो ये बोल रहे आओ हम तैयार है, ये गया और ये मारा गया, कौन, राज्यवर्धन। जब ये सब हो रहा था, तो आपका जो हर्षवर्धन था, ये था 16 साल का, ठीक है, बेटा, मतलब एक छोटा सा बच्चा था 16 साल का। अभी ये सब देख रहा था, तो ये क्या करता है, ये खुद को वहाँ पे हर्षवर्धन जो था वो खुद को यहाँ पे थानेसर के गद्दे पे खुद को एक तरीके से राउंड कर लेता है, खुद को, है ना, बैठ जाता है गद्दी पे 16 साल के एज में। और फिर ये जाता है कहाँ पे, कन्नौज में आक्रमण करने। कन्नौज में आक्रमण करता है एट द एज ऑफ 16। वहां से जो आपका ये देवगुप्त वगैरह, मतलब देवगुप्त तो वहां से चला गया था, वो आपका शशांक का जो था वो कन्नौज के ऊपर कब्जा करके बैठा था। शशांक को वहां से भगा देता है 16 साल के एज में। शशांक को उसने हरा दिया, किसने, हर्षवर्धन ने। और उसकी जो बहन थी, जो कि सती करने के लिए जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो किडनैप होने के बाद उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा, तो वो परेशान हो चुकी थी। तो परेशान होने की वजह से वो, उसकी जो बहन थी वो जा रही थी सती कमिट करने, तो वो उसको बचा लेता है। और फिर जैसे कि कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लिया, कन्नौज से इसको भगा दिया, तो कन्नौज और थानेसर को एक कर देता है, और यहाँ से वो उसका रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर्मली वहाँ पे खुद को इस्टेब्लिश कर रहा है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि उसने अभी थानेसर के ऊपर कब्जा कर लिया, कन्नौज के ऊपर मतलब कि मौखारिज जो डायनेस्टी थी या फिर मौखारिज का जो साम्राज्य था उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया, ठीक है। मतलब अभी जो था यहाँ से हर्षवर्धन का रूल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद शशांक का जो है, उसके जो परेशान कर रहा है आपका हर्षवर्धन, बार बार अटैक कर रहा है, और उसको कहीं भी शशांक कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि साउथ इंडिया में जो थे आपके चालुक्य थे, पल्लवास थे, है ना। उधर ईस्टर्न इंडिया में आपका ये था कामरूप किंगडम था। तो कामरूप किंगडम का जो रूलर था उसके साथ ऑलरेडी हर्षवर्धन ने ट्रीटी वगैरह कर ली थी, ठीक है ना, क्योंकि शशांक और उसकी भी बनती नहीं थी, और शशांक और हर्षवर्धन की भी बनती नहीं थी, तो वो ईस्टर्न इंडिया में जा सकता नहीं था। इधर आपका जो वल्लभी वगैरह इस रीजन में भी उसने पॉलिटिकल जो टाइज वगैरह थे, डिप्लोमेटिक सेटअप वगैरह वहाँ पे कर लिया था। तो ये शशांक जा कहीं नहीं सकता था, इसलिए वो वही एक जगह ही रहा, और कंटिन्यूअसली जो है वहाँ पे इसके ऊपर आक्रमण वगैरह किए हर्षा ने, क्योंकि वहाँ पे देवगुप्ता को भी मार दिया था। देवगुप्ता को का जो गुप्ता का जो एक तरीके से जो रीजन था उसके ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया था। तो शशांक एक तरीके से फंस चुका था बंगाल में, तो वो आक्रमण सहता रहा 690 तक, और बाद में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हर्षवर्धन ने पूरा जो बंगाल था, मतलब नॉर्दर्न बंगाल, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। गौड़ा जो रूलर थे उनको खत्म कर दिया, और वहाँ पे खुद की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी वो स्टैब्लिश कर देता है। तो शशांक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इसने बुद्धिस्ट स्तूपा जो है बंगाल के उसको डिस्ट्रॉय किया है, और बुद्धिस्ट मॉन्क को भी मारा है। तो इन शॉर्ट आपको अभी ये स्टोरी समझ में आ चुकी होगी कि ये हर्षवर्धन कौन था, ये प्रभाकर वर्धन कौन था, ये देवगुप्त कौन था, ये राजश्री को किसने मतलब किडनैप किया था और क्यों किडनैप किया था, उसके बाद हर्षवर्धन ने क्यों देवगुप्त को मारा, और शशांक को भी एक तरीके से मतलब पॉलिटिकली आइसोलेट कर लिया था उसने, ठीक है ना। तो अभी हमें देखना है हर्षवर्धन के बारे में।
अभी जब हम किसी रूलर के बारे में देखते हैं, जब हम किसी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, हमें पता है हिस्टोरियोग्राफी नाम की चीज़ होती है। तो जो सोर्सेज थे वो सोर्सेज क्या थे हर्षवर्धन के बारे में, हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चली? तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हर्षचरित्र, जो कि बाणभट्ट जो कि कोर्ट पोएट था उसने लिखी थी। हर्षा के अर्ली लाइफ को उसने कवर किया है। उसने जो इसका जो बड़ा भाई था प्रभाकर राज्यवर्धन और उसके जो पेरेंट्स थे प्रभाकर वर्धन, इन सब की लाइफ के बारे में हर्षचरित्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको पता है कि आप इसी टाइम पे हुआन सांग नाम से एक चाइनीज ट्रैवलर आया था। ये इंडिया में इसने इसके कोर्ट में रुका था, हर्षवर्धन के कोर्ट में, ठीक है। ये पुलकेशिन II के कोर्ट में भी गया था। तो इसने काफ़ी कुछ आगे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ को मेंशन किया है अपने ट्रैवल अकाउंट्स में। फिर इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है इस टाइम पीरियड के, जो कि आपके हर्षवर्धन कंटेम्पररी रूलर्स के थे, जैसे कि मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी हर्षवर्धन की, सोनपत कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी, बाणसगरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन थी जो हर्षवर्धन की थी। यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर अहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो पुलकेशिन की है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस तरह हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर पे युद्ध हुआ और वहाँ पर हर्षवर्धन को हरा दिया गया था पुलकेशिन II के द्वारा। और फिर टीटी साइन हुई थी कि आगे हर्षवर्धन नीचे नहीं आएगा, पुलकेशिन ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो एक म्यूचुअल उन्होंने खुद का जो बेनिफिट था वो देख लिया यहाँ पे। मच ऑफ द पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री जो इस टाइम की, वो हमें इस अलग अलग तरह के वैल्यूएबल सोर्सेज से आपको गैदर होती हुई देखने को मिलेगी। अभी ये जो आपका हर्षवर्धन था, है ना, 7th सेंचुरी AD में इसका रूल स्टार्ट होता है 606 के आसपास, ठीक है। और ये नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में वो जो 7th सेंचुरी थी, 6th सेंचुरी में जो एकदम डार्क फेज था, वो 6th सेंचुरी के डार्क फेज के बाद 7th सेंचुरी में यहाँ पे थोड़ा नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से एक पीरियड आता है जब स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, कल्चरल डेवलपमेंट होती है। तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हर्षवर्धन को ही जाता है, क्योंकि ये लास्ट ऐसा रूलर था जिसने, मतलब लास्ट ऐसा एक हिंदू रूलर था जिसने नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था और अकेले नॉर्थ इंडिया में रूल किया था। अकेले रूल करना मतलब थोड़ा ये एग्जैगरेशन हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक इसने पॉलिटिकली नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था, जो कि आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हो। अगर आपने मैप देखा होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा मैप है। ये हर्षवर्धन का मतलब पीक पे जब था हर्षवर्धन 619 के आसपास, ठीक है, 619 के आसपास, 619-20 के आसपास, ये इस मतलब पूरे इस रीजन में इसका रूल हुआ करता था। बाकी रीजन में भी उसका रूल था थ्रू फ्यूडल्स, मतलब एक तरीके से यहाँ के जो रूलर्स थे वो उसको ट्रिब्यूट पे करते थे, और बाकी जो रूलर्स थे जैसे ब्रह्मपुत्र वैली में आपके कामरूप किंगडम था, वो इसके फ्रेंड्स थे। मतलब या तो वो उसने सब्जिक्यूट कर लिया लोगों को, या फिर फ्रेंड बना लिया, या फिर पॉलिटिकल मतलब डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह के थ्रू कब्जा कर लिया। और नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पे आपको पता है मतलब वो जा ही नहीं सका। यहाँ पे पल्लवास वगैरह थे, यहाँ पे चालुक्यास थे, तो यहीं पे वो मतलब उसको डिफेट करने को, मतलब उसके वो हार गया। वो हारने के बाद वो नीचे जा ही नहीं सका। ये उसके बाद उसकी डेथ हो गई 477 के आसपास। इस तरीके से जो है उसका एक तरीके से रूल चलता है 50 ईयर्स तक, 40 ईयर्स तक उसने रूल किया है। तो अभी उसके जो हर्षवर्धन के जो पॉलिटिकल जो कैंपेन्स थे, मिलिट्री कैंपेन्स थे, उसको हमें थोड़ा देखना है। कि आपको पता है कि थानेसर का राजा बनने का उसने जो है क्या किया था हर्षवर्धन ने, उसने मालवा और गौड़ जो जैसे स्मॉल पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको सबसे पहले हरा दिया। उनको हराना, एक तो बदला भी लेना था और दूसरा उनको हराना भी था, ठीक है। सबसे पहले तो उसने कन्नौज के ऊपर कब्जा कर कन्नौज को अपने अंदर ले लिया। और उसने जो पॉलिसी अपनाई थी वो थी पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, ठीक है ना, विक्ट्री, है ना। इसकी पॉलिसी उसने अपनाई थी। तो इसके तहत सबसे पहले वो क्या करता है, वो ईस्टर्न साइड के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहले तो जो कामरूप जो किंगडम था ईस्ट में, उसके साथ ट्रीटी कर लेता है एक तरीके से। भास्कर वर्मन जो रूलर था वहाँ का, उसने ऐसा कहा जाता है कि सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसके कोई एविडेंसेस नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जब इसने ये महामोक्ष परिषद वगैरह की थी, तो जो ये भास्कर वर्मन था वो एज ए सबऑर्डिनेट रूलर नहीं आया था, एज ए फ्रेंड आया था हर्षा का। तो चाहे कुछ भी हो, मतलब ईस्टर्न इंडिया में उसने क्या किया, सबसे पहले आसाम में कामरूप किंगडम के साथ एक तरह से दोस्ती कर ली। तो इसका फायदा क्या हुआ, तो जब ये शशांका के ऊपर अटैक कर रहा था तो शशांका कहीं जा नहीं सकता था, है ना। शशांका को इसने फंसा लिया था, क्योंकि शशांका जो था इसके भास्कर वर्मन के साथ भी संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। तो ये जानते हुए सबसे पहले इसने क्या किया, कामरूप किंगडम के साथ एक तरह से डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह कर ली। तो सबसे पहले उसका एक्सपीडिशन जो था वो था शशांका के ऊपर। कन्नौज से उसने भगा दिया शशांका को, और फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने जो भाई को जो मतलब मर्डर किया था अपने भाई का, किसने, शशांका ने, उसका बदला ले लिया और बहन को छुड़ा लिया। अभी ये जो किंगडम था, छोटा सा किंगडम मिला था हर्षा को, तो हर्षा को छोटा सा किंगडम मिला, उसको बढ़ाना था। तो फिर उसने क्या किया, शशांका के ऊपर कंटिन्यूसली एक तरीके से क्या किए, आक्रमण किया, और 690 तक वो आक्रमण करता रहा, और बाद में उसने पूरे कंट्रोल के ऊपर, मतलब पूरे गौड़ के ऊपर कंट्रोल ले लिया, ठीक है। तो जब वो हर्षवर्धन जो था उसको अलायंस उसकी बन चुकी थी, बहुत सारे किंगडम्स थे छोटे छोटे, मगधास के किंगडम के साथ भी उसने अलायंस कर ली थी,
ठीक है, नालंदा ने भी उसकी एक तरीके से हेजुमनी को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न इंडिया जो था उसने वो सिक्योर कर लिया, उसने नेपाल के साथ ट्रीटी कर ली, उसने कामरूप के साथ ट्रीटी कर ली, और उसने शशांका के किंगडम को पूरा कब्जा कर लिया था। और जो आपके जो गुप्तास थे, लेटर गुप्तास, देवगुप्त वगैरह, इसको भी मार दिया था, तो वहाँ पे भी उसका कब्जा हो चुका था। मतलब ईस्टर्न इंडिया तो उसने अभी सेव कर लिया, ठीक है। बंगाल की विक्ट्री मतलब यही, आपके शशांक के डेथ के बाद बंगाल के ऊपर पूरी उसने कब्जा कर लिया, और ईस्टर्न जो पोर्ट थे और जो बड़ी बड़ी सिटीज थी उसके ऊपर उसने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन भी मिलेगी कॉपर प्लेट जिसमें इसके बंगाल की विक्ट्री के बारे में मेंशन किया है। तो ईस्टर्न इंडिया तो उसने सिक्योर कर लिया। अभी बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अभी बैटल ऑफ वल्लभी, ठीक है, वल्लभी की बैटल। क्यों? क्योंकि गुजरात था, वो गुजरात आपको पता है कि ये गेटवे बोला जाता है वेस्टर्न इंडिया का, वहाँ से ट्रेड होता है, वहाँ पे जिसका कंट्रोल वहाँ पे वो इकोनॉमिकली भी काफ़ी आगे रहता है, प्रॉस्पेरिटी पाता है, और वो एक तरह साउथ इंडिया में जाने के लिए भी वहाँ पे कंट्रोल जरूरी है, मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वल्लभी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मतलब कि गुजरात काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सौराष्ट्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसने क्या किया, इसने ध्रुव सेना के साथ ट्रीटीज कर ली, पैतृका डायनेस्टी का जो ध्रुव सेना था उसके साथ ट्रीटी कर ली, ठीक है ना। अर्ली रिलेशन तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा वहाँ पे झगड़ा वगैरह हो जाता है, थोड़ी बैटल्स वगैरह हो जाती है मालवा के लिए, दोनों के बीच में। और मालवा के लिए जब बैटल्स होती है तो ध्रुव सेना को हर्षवर्धन हरा देता है, और हर्षवर्धन ने ध्रुव सेना को हराने के बाद हर्षवर्धन को समझ में आ जाता है, मतलब ध्रुव सेना को समझ में आ जाता है कि हमें हर्षवर्धन के साथ हम जीत नहीं सकते। तो क्या करता है वो, फिर इसकी जो डॉटर थी इसकी ध्रुव सेना की, इसके साथ हर्षवर्धन शादी कर लेता है। तो इससे दो फायदे हुए, हर्षवर्धन को अभी इससे ज़्यादा उसके साथ लड़ाई करनी नहीं पड़ी, मतलब वो बैटल्स में इन्वॉल्व नहीं रह सकता था, और अभी पॉलिटिकल जो सेटअप वगैरह था, जो पॉलिटिकल आउटलुक था वल्लभी का, वो चेंज हो चुका था। और पॉलिटिकल जो आउटलुक था वल्लभी का वो इस तरीके से था कि यहाँ पे हर्षवर्धन भी अट्रैक्ट था उसके ऊपर, चालुक्य भी अट्रैक्ट था। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने अभी कहा कि जिसका कंट्रोल वहाँ पे होगा वो सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर राज करेगा, वहाँ से जो ट्रेड वगैरह होगा उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहेगी, और साउथ इंडिया में जाने के लिए वो एक मतलब मेजर रूट भी था। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपका हर्षा जो है वो बाय हुक एंड क्रूक यहाँ पे वल्लभी के ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेज जो थी उसकी बन चुकी थी वेस्टर्न बाउंड्री पे, किसकी, हर्षवर्धन की। और फिर आपका जो ये चालुक्य जो थे ये नॉर्थ में आ ही नहीं सके, क्योंकि यहाँ पे इसने मतलब एक तरीके से रोक दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेप था हर्षा का, ठीक है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी, और डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से भी, और पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी। फिर सिंध की विक्ट्री के ऊपर थोड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। ऐसा माना जाता है कि सिंध जो था वो हर्षा के नेबरिंग किंगडम था, तो उसके ऊपर भी उसका कब्जा करना था। तो बानाभट्टा ने मेंशन किया है कि ठीक है, बानाभट्टा का कहना है कि हर्षचरित्र में उसने लिखा है कि हर्षवर्धन जो था उसने वहाँ के राजा को हरा दिया, उसके बाद रिस्पेक्ट वगैरह ऑनर वगैरह देते हुए वहाँ के राजा को एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहने के लिए परमिशन दे दी, और फिर वहाँ से उसने ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ वगैरह जीती, और ईयरली ट्रिब्यूट वगैरह पे किया करते थे। लेकिन ये जो उसकी पॉलिसी थी हर्षवर्धन की, ये यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हमें देती है जब हुआन सांग को हम पढ़ते हैं। हुआन सांग ने ऐसा कहा है कि सिंध तो इंडिपेंडेंट था, पावरफुल किंगडम था, वो क्यों भला हर्षवर्धन के सामने झुकेगा। तो यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन नहीं अबाउट द विक्ट्री ऑफ हर्षा और द सिंध, क्योंकि बानाभट्टा तो उसका कोर्ट पोएट था, वो तो उसकी तारीफ करेगा। और जो एक इंडिपेंडेंट और जो एक न्यूट्रल जो व्यक्ति था हुआन सांग, जो बाहर से आया था, उसने यहाँ पे क्लियरली मना किया, इस बात को डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और पुलकेशिन और इसकी हर्षा की जो बैटल थी वो तो इनएविटेबल थी, जब आपका जो वल्लभी के ऊपर कब्जा करने के बाद, चाहे बाय हुक एंड बाय क्रूक, ठीक है, बैटल भी हुई थी, बैटल में भी हराया था, और फिर बाद में शादी भी हो गई थी। तो अभी शादी मतलब कि हर्षवर्धन की उसके बेटी के साथ, किसके साथ, बेटी के साथ, ध्रुव सेना 2 के बेटी के साथ। तो बैटल तो बन नहीं थी, अभी चालुक्य किंगडम बफर तो खत्म हो चुका था ना हर्षवर्धन और चालुक्य के बीच में। अगर आप मैप देखोगे, ये मैप अभी ये पूरा जो एरिया था, ये पूरा एरिया के ऊपर इसका कंट्रोल आ चुका था हर्षवर्धन का, ठीक है। पर यहाँ पे आपके चालुक्य थे, तो पहले बीच में ये किंगडम्स वगैरह हुआ करते थे, तो डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे इसका कब्जा हो गया, जब यहाँ पे इसकी सेना आ गई, तो यहाँ पे चालुक्य के साथ फिर बैटल होनी थी, तो फिर यहाँ पे बैटल होती है नर्मदा रिवर के ऊपर। और होता यह है कि चालुक्य का जो पुलकेशिन टू था वो हर्षवर्धन को हरा देता है, और फिर यहाँ से आगे हर्षवर्धन नहीं जा सका कभी, और यहाँ से ऊपर कभी आपके चालुक्य, क्योंकि दोनों पावरफुल थे, इसी वजह से यहाँ पे तरीके से क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या करते हैं, वो थोड़ा मतलब ट्रीटी वगैरह कर लेते हैं, और क्यों मतलब लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, वैसे ही वो एक तरीके से निपटा लेती है अपनी बात को। और ये जो है बैटल ऑफ मतलब ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो बैटल हुई थी, इसको रवि कीर्ति जो है, जो कि कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन टू के, इसने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया है, ठीक है।
और उसके बाद जो था, उसके बाद आपको, और ये हुआन सांग ने भी मेंशन किया है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ने संधि कर ली कि कोई मतलब नर्मदा रिवर जो है पॉलिटिकल बाउंड्री रहेगी दोनों किंगडम्स के बीच में। ये डेक्कन में उसने एक्सपांड किया खुद को, कश्मीर में उसने एक्सपांड किया, कश्मीर और नेपाल के जो रूलर्स थे उन्होंने भी इसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। नेपाल उसके अंडर आ चुका था, हर्षवर्धन के अंडर। उड़ीसा जो था, उड़ीसा में उसने कब्जा कर लिया था, मतलब नॉर्दर्न उड़ीसा तक, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ 41 years दैट हर्षा रूल, ही इंक्लूड अमंग हिज फ्यूडिटरीज किंग एज अ डिस्टेंट एंड दोज ऑफ जालंधर, कश्मीर, नेपाल। मतलब ये जो सारे रूलर्स थे, ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो नहीं था हर्षा के, लेकिन इनडायरेक्टली वो हर्षा इनके ऊपर रूल कर रहा था। सिर्फ सेंट्रल इंडिया और राजपूताना ही इसके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर था। हुआन सांग अकाउंट्स ऑल्सो मेंशन हिम एज अ लॉर्ड ऑफ 5 इंडियंस, फिर लॉर्ड ऑफ एंटायर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसका एक तरीके से जो है वो एक्सटेंट वगैरह काफ़ी बढ़ चुका था। तो हर्षवर्धन का जो एक्सटेंट था जो एम्पायर का, वो आप बोल सकते हो कि उसने दिल्ली, थानेसर और ईस्टर्न पंजाब को लीगेसी में उसको मिला, ठीक है। प्रभाकर वर्धन ने बैटल तो जीती, लेकिन वो नई टेरिटरीज को ऐड नहीं कर सका। फिर कन्नौज जो था, वो कन्नौज नॉर्थ इंडिया में था, आपको पता है। हर्षा ने कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लिया, वहाँ से शशांक को भगा दिया। फिर बानशेकड़ा और मधुबन कॉपरपेट इंस्क्रिप्शन में बोलती है कि रोहिलखंड और भैरच जो था वो भी इसके एम्पायर का पार्ट था। उसके बाद हमने देखा है उसने किस तरह से उसने फिर आपके उड़ीसा के ऊपर कब्जा किया। उसने किस तरीके से आपके जो आपकी नर्मदा रिवर जो थी उसकी बाउंड्री बन चुकी थी। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से गुर्जरा प्रतिहारा के साथ और सौराष्ट्र रीजन के ऊपर उसका मतलब कंट्रोल है। किस तरह से उसने आपके जो सिंध के ऊपर विक्ट्री ली, मतलब वो तो इसकी कोई एविडेंसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी। और कामरूप और भास्कर वर्मन जो आपका रूलर था कामरूप, उसके साथ उसने किस तरह से संधि कर ली और शशांक का रूलर को किस तरह से हराया। तो ये सब हम देख चुके हैं। मतलब कि एक इन शॉर्ट आप अगर बोलो, मतलब आप अगर देखो तो यहाँ पे उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो यहाँ पे के.एम. पन्नीकर का क्या कहना है कि उसका जो एम्पायर था वो आसाम से लेकर कश्मीर तक और हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक था। तो इसका मोस्ट ऑफ द एरिया के ऊपर कंट्रोल था, इंक्लूडिंग नेपाल, ठीक है। काफ़ी, लेकिन राधा मुखर्जी का ऐसा कहना है कि काफ़ी कम ऐसी टेरिटरी जो इसकी डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थी, बाकी जगह से उसका इन्फ्लुएंस था, है ना। बस सबऑर्डिनेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बाकी रूलर्स ने। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हर्षवर्धन की जो बाउंड्रीज थी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वो काफ़ी क्लियर नहीं है, क्योंकि कामरूप किंगडम, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, यहाँ पे तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। भले ही वल्लभी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल कुछ देर के लिए था, लेकिन मतलब उसके कोर एरिया जो था वो नॉर्थ इंडिया ही था, कन्नौज, थानेसर, मगध, यहाँ तक उसका कोर एरिया था, और बंगाल में थोड़ा बहुत। लेकिन बाकी जो टेरिटरी या फिर पेरिफेरियल जो स्टेट्स थे वहाँ पे उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। वहाँ के रूलर्स इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे, बस उसने उनका सबऑर्डिनेशन वगैरह एक्सेप्ट कर लिया था हर्षा का, ठीक है। तो भले ही मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा अब मान सकते हो कि आफ्टर 100 years ऑफ पॉलिटिकल केओस नॉर्थ इंडिया में स्टेबिलिटी इसने लाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो इंपॉर्टेंट होता ही। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी भी पॉलिटी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हर्षा का जो एम्पायर था वो डिवाइड था भुक्तिज में, ठीक है ना। उसका जो रूलर था वो भोगपतिज वगैरह हुआ करता था। तो काफ़ी स्मॉलर प्रोविंसेस उसने मतलब थे, लेकिन कितने थे नंबर में हमें पता नहीं। फिर उसके बाद भुक्तिज जो थी डिवाइड थी विश्वास में। विश्वास मतलब कि मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो थे। फिर पथाकास जो थे, कुछ स्मॉल टेरिटोरियल टर्म्स जो थी, जैसे कि प्रेजेंट डे तालुका वगैरह उसमें। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो था वो ग्राम, एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस वगैरह। तो इस तरीके से उसका जो एम्पायर था वो डिवाइड था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा याद रखना कि इस तरीके से डिवाइडेड था। और हुआन सांग का ऐसा कहना है कि वहाँ पे हर्षा जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी जस्ट था और काफ़ी पंक्चुअल था। उसने क्या किया था, उसने बर्डन जो था टैक्सेशन का वो कम कर दिया था जनरल पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन इसलिए लोग खुश थे। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्टरी भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि फ्यूडल्स काफ़ी बढ़ चुके थे, तो इसके वजह से लोग थोड़े परेशान थे। अर्बनाइजेशन जो था वो डी अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा था धीरे धीरे। तो देखेंगे आगे हम एग्रीकल्चर पॉलिसीज वगैरह की जब देखेंगे तो किंग हर्षा रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वगैरह जो था, मतलब आपकी जो जुडिशरी थी वो काफ़ी सीवियर थी, मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वगैरह हुआ करती थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि एक राजा को रूल करने के लिए एक एडवाइजर्स लगते, तो ये जो एडवाइजर्स थी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बोलते हैं। मंत्री परिषद बोला जाता है, जो कि फॉरेन पॉलिसी मैटर्स हो, चाहे मतलब स्टेट के रिलेटेड कोई भी अफेयर्स हो, उसमें उनकी हेल्प करती है ना। तो इसमें कुछ बानभट्टा ने कुछ नाम बताए, जैसे कि पीस ऑन वॉर के लिए जो महासंधि विग्रह का, पैलेस गार्ड के लिए महाप्रतिहारा, सिंहमाड़ा कमांडर इन चीफ। ऐसा माना जाता है कि कैवलरी और इन्फेंट्री के लिए 2 अलग अलग सेपरेट कमांडर्स हुआ करते थे। फिर यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर, स्क्राइब और यहाँ पे स्टोर सुपरिटेंडेंट, भंडार गृह अधिग्रह, मतलब जो भी होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से उसकी जो एक तरीके से आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह हुआ करते थे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कोई भी बड़े राज साम्राज्य के लिए, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो आपके गुप्ताज हो, है ना। तो इनकी मिलिट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसकी भी वेल ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी थी। एलिफेंट्स थे उसमें, क्या कैमल्स थे, कैवलरीज थी, इन्फेंट्री थी। ठीक है, कैवलरी और इन्फेंट्री के सेपरेट कमांडर्स हुआ करते, ऐसा बोला जाता है। 60,000 के आसपास एलिफेंट थे, ऐसा हुआन सांग का कहना है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा होगा, इतनी नहीं हो सकती। ठीक है। हॉर्सेस वगैरह भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि वो कम्बोज, सिंध, पर्शिया से हॉर्सेस वगैरह मतलब एक तरीके से इंपोर्ट होते थे, परचेस करते था। तो इस तरह से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। पैटर्न ऑफ स्कॉलर था ये, आप बोल सकते हो बिल्कुल, क्योंकि इसने खुद 3 संस्कृत ड्रामाज लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। और इसके साथ साथ उसने 2 पोएम्स भी लिखे बुद्धिस्ट थीम्स के ऊपर। ठीक है। इसने इसके कोर्ट में आप देखो तो बंच ऑफ फिलोसोफर्स, पोएट, ड्रामेटिस्ट, पेंटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। हरचरित्र का जो ऑथर है और कादम्बरी का जो ऑथर है उसका कोर्ट पोएट था बाणभट्ट, आपको पता है। ठीक है। उसके बाद पेंटर्स वगैरह भी उसके कोर्ट में हुआ करते थे, है ना। हरिदत्त और जयसेन नाम से भी 2 स्कॉलर उसने यहाँ पे क्या किए थे, एक तरह से पैट्रोनाइज किए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का चीफ पैट्रन उस टाइम पे ये था, जहाँ पे 10,000 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते थे। उनका सब मतलब पढ़ाई का खर्चा, खाना वगैरह सब यही करता था। तो बाना का ऐसा बानाभट्ट का ऐसा कहना है कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ पेंटर्स भी हुआ करते थे, मोर देन 1 ग्रुप ऑफ पेंटर्स। ये कुछ अच्छे मतलब जो एविडेंस, जो आपके सेरेमनीज वगैरह होंगी, जो शुभ प्रसंग होंगे, उनको एक तरह से पेंट करने के लिए। तो ये पैटर्न ऑफ स्कॉलर तो था ही, नो डाउट। और इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है और कल्चरल डेवलपमेंट होती ही है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने आज जो है वो काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जिसमें हमने हर्षवर्धन को डिस्कस किया है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ को हमने डिस्कस किया है। तो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमने आज के लेक्चर में यहाँ पे हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन को डिस्कस किया, हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड को डिस्कस किया, हर्षवर्धन के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ को हमने डिस्कस किया यहाँ पे, कल्चर को थोड़ा डिस्कस किया। अभी इसकी जो सोसाइटी थी, जो इकोनॉमी थी, जो फ्यूडलिज्म वगैरह था जो था, वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फ्यूडलिज्म गुप्ता टाइम पीरियड पे स्टार्ट होता है वो चरम पे था वर्धन के टाइम पे। वो क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से उसका मतलब उसके मतलब जो ड्रॉबैक्स वगैरह जो है वो क्या है क्या नहीं है, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और थोड़ा बिजी था इसलिए लेक्चर्स नहीं आए थे, अभी थोड़ा लेक्चर्स आएंगे कंटिन्यूसली। ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।